हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फील बेटर? स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ हूँ, वही कंटिन्यू कर रहे हैं अपन सरफेस केमिस्ट्री। ऑलरेडी 2 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं। ये मैं आज आप लोगों के साथ सरफेस केमिस्ट्री की 3rd क्लास में हूँ, तीसरी क्लास अपनी। पीछे वाली 2 क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए आई बटन को क्लिक कीजिए और सरफेस केमिस्ट्री को मेरे साथ एंजॉय कीजिए। आज सरफेस केमिस्ट्री के नेक्स्ट हेडिंग पे अपन है। ऑलरेडी ये 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एडजॉर्प्शन और टाइप्स और उसकी डिपेंडेंस। देन नेक्स्ट एडजॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। बस एक सिंपल पॉइंट इसमें बचा है, एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन में वेरिएशन या डिफरेंसेस क्या होते हैं। एक्चुअली में ये वर्ड जो आप देख रहे हैं सिमिलर वर्ड है, एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन। हमने अपनी लाइफ में मैक्सिमम डेली लाइफ में यही वर्ड यूज करते हैं, अब्जॉर्प्शन, या करते आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमारे पास ये वर्ड आया एडजॉर्प्शन। जहां तक मैं मान रहा हूं अपनी लाइफ में ये वर्ड हमने फर्स्ट टाइम यूज किया एडजॉर्प्शन, उससे रिलेटेड पॉइंट्स, उसकी डिपेंडेंस, ये सब चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। तो हमारे पास एक पॉइंट बनता है और एक अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पे फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस आपको पूछे गए थे, वैसे यहाँ पे एक सिंपल बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस या कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अपन। क्योंकि दोनों प्रोसीजर सिमिलर, वर्डिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ये सिमिलर है, लेकिन इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। वो बेसिक डिफरेंसेस क्या स्टूडेंट्स, वो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी हमने जो एडजॉर्प्शन पढ़ा है, एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस था, इट इज द सरफेस फिनोमेनन। सरफेस पे होने वाली जो प्रोसीजर थी, इम्बैलेंस फोर्सेस जो किसी पर्टिकुलर सॉलिड की सरफेस पे हो रहे थे, उन इम्बैलेंस फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए पार्टिकल्स कहां पे आए, गैस से पार्टिकल जो रैंडमली सराउंडिंग मूवमेंट कर रहे थे वो सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो कैसा प्रोसेस था, सरफेस फिनोमेनन था, दैट अकर ओनली एट द सरफेस ऑफ मैटर। मैटर की सरफेस पे जो अकर हो रहा है वो प्रोसीजर कैसा है, एडजॉर्प्शन है। ये तो हमने एडजॉर्प्शन पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ चुके अपन इस डेफिनेशन को। अब्जॉर्प्शन क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होता है इट्स ए बल्क फिनोमेनन। बल्क फिनोमेनन, बल्क का मीनिंग क्या होता है, दैट इज अराइज इन द थ्रू आउट द सब्सटेंस। ये केवल सॉलिड की सरफेस पे होता है, मैटर की सरफेस पे होता है, और ये थ्रू आउट द सरफेस, टॉप टू बॉटम अराइज होगा। इसको बल्क फिनोमेनन बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट जो होगा, सरफेस फिनोमेनन, सिंपल पॉइंट हो गया, ये बल्क फिनोमेनन हो गया। सेकेंड जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टूडेंट्स क्या होगा बेटा, एट बिगनिंग, जब ये स्टार्ट होता है, बिगनिंग की जब हम बात करेंगे तो बिगनिंग में क्या होगा, सॉलिड की सरफेस पे जो अवेलेबल इम्बैलेंसेस फोर्स होते हैं जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन होना था, वो अवेलेबल इम्बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, हाइयर अमाउंट में होते हैं। लेकिन जब उसने कुछ गैस पार्टिकल्स को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो जब कुछ गैस पार्टिकल्स एक्वायर हो जाते हैं तो अवेलेबल जो इम्बैलेंस फोर्स था वो कुछ हद तक क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो उसकी जो एडजॉर्प्शन रेट है गैस पार्टिकल्स का सॉलिड की सरफेस में जो एक्यूमुलेशन रेट है, वो एक्यूमुलेशन रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एट बिगनिंग इट अकर, इट फास्ट, या यूं कह सकते हो एट बिगनिंग इट इज वेरी फास्ट एंड देन इट इज स्लो डाउन, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया इसमें। ये क्या होता है, इट अकर एट सेम रेट, सेम रेट कह सकते हो इसको, या आप क्या कह सकते हो, यूनिफॉर्म रेट, एक ही स्पीड से होना होता है। क्योंकि इसमें इम्बैलेंस फोर्स जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, जबकि एडजॉर्प्शन में क्या होता है, इम्बैलेंस फोर्सेस की वजह से हो रहा था। तो इनिशियली जब इम्बैलेंस फोर्सेस क्या थे, मैक्सिमम थे, तो एडजॉर्प्शन की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, रेट ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो इम्बैलेंस फोर्स, सरफेस पे अवेलेबल इम्बैलेंस फोर्स क्या होते जाते हैं, बैलेंस होते जाते हैं, तो एडजॉर्प्शन की रेट क्या होती जाती है, कम होती हुई चली जाती है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, बताइए क्या होगा, बल्क फिनोमेनन, सरफेस और बिगनिंग फास्ट के बाद तीसरा होगा देयर इज unequal distribution of molecular species on the सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स आए थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अनइक्वल मींस स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे,
तो जो गैस पार्टिकल्स आते हैं वो केवल और केवल कहां पे रहते हैं, सरफेस पे ही रहते हैं, बल्क यानी ओवरऑल द सॉलिड के अंदर तक वो एंटर नहीं करते हैं। तो केवल गैस पार्टिकल्स कहां पे अवेलेबल है, सरफेस पे अवेलेबल है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जा रहा है। और यहां पे क्या होगा, यूनिफॉर्म या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोलिकुलर स्पीसीज थ्रू आउट द बल्क। बल्क के अंदर जैसे कोई वैल्यू, कोई सब्सटेंस है, कोई मोलिकुलर स्पीसीज किसी सब्सटेंस में किसी मैटर के साथ क्या हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा होगा, तो टॉप टू बॉटम उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये केवल सरफेस पे हो रहा है, ये बल्क में हो रहा है। यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बिगनिंग पे यहाँ पे इम्बेलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो एक्वायर रेट जो होते हैं, एक्यूमुलेशन की जो रेट होती है गैस पार्टिकल से एक्वायर करने की रेट क्या होगी, हाई होगी। और इसमें क्या होती है, इक्वल रेट से क्या होता है, अब्जॉर्प्शन चलता रहता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है बेटा एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन में। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। हम डेली लाइफ में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं या पॉइंट ऐसे हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल हैं जिन जो एडजॉर्प्शन के एग्जांपल्स होते हैं, और इन एग्जांपल से कई बहुत ही शानदार रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं जिसका रीजन आपसे पूछा जाता है। और कई बार यदि आप जब पुराने पेपर्स, बोर्ड पेपर उठा के देखोगे तो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। और एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन में हमारे पास क्या है, जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, कंट्रोल द ह्यूमिडिटी। नमी को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, वो एडजॉर्प्शन थ्योरी पे काम करती है। तो कंट्रोल द ह्यूमिडिटी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, और इसके लिए यूज किस सब्सटेंस का किया जाता है, उसके लिए यूज करते हैं हम सिलिका जेल का। एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द सब्सटेंस यूज इन द कंट्रोल द ह्यूमिडिटी, या यूज द एडजॉर्प्शन कांसेप्ट जो यूज किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल का नाम होता है स्टूडेंट्स सिलिका जेल। ये आपने कहां देखा बेटा, बहुत सारे जो प्लास्टिक आइटम्स आते हैं, चाहे बोतल हो या टिफिन वगैरह जो अपन परचेज करते हैं, या लेदर आइटम्स आते हैं, शू वगैरह, पर्स वगैरह, उनके अंदर आपने एक टी बैग जैसा सा स्ट्रक्चर देखा होगा, एक बैग, छोटा सा बैग जैसा आपने देखा, उस बैग के अंदर क्या था, सिलिका भरा रहता है। अब जैसे एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में किसी भी रीजन से यदि ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर का अमाउंट बढ़ जाता है, जैसे मानसून के दिनों में या बारिश के दिनों में या सर्दियों के दिनों में जब ओस आती है, तो उस केस में क्या होता है, जब सराउंडिंग में नमी रहती है तो नमी क्या होती है, पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे कंटेनर को, जो भी लेदर आइटम था या प्लास्टिक आइटम था, उसको स्पॉइल ना कर दे, उसको सड़ा नहीं दे, उसको गला नहीं दे। सड़ाने गलाने का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि जहां पर मॉइस्चर या जब नमी रहती है तो वहां पे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल ग्रो करते हैं, वायरस ग्रो करेंगे या बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करते हैं। और बैक्टीरिया जहां पे ग्रोथ करते हैं वहां पे सराउंडिंग में क्या होता है, वेस्टेज बनते हैं, और उस वेस्टेज से वो स्पॉइल हो जाता है, सड़ जाता है। तो उसको सड़ने गलने से उसकी शेप को बनाए रखने, इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए प्लास्टिक या लेदर या अदर कोई फूड आइटम्स भी हो सकते हैं, उसके क्वालिटी को, यानी वहां पे बैक्टीरियल या वायरल बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए वहां पे नमी को नहीं रखना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, वहां पे उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में हम क्या करते हैं, सिलिका जेल यूज करते हैं। वो सिलिका जेल क्या करेगा, सराउंडिंग में अवेलेबल जो मॉइस्चर होगी वो अपने उसकी सरफेस पे क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। अपनी सरफेस पे उसने, सिलिका जेल है, उसने उसको अपनी सरफेस पे ऑक्यूपाई किया। तो जो बाकी जो प्लास्टिक का या लेदर का जो कंटेनर है, उस लेदर के कंटेनर में मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी स्प्रेड फैलेगी नहीं, तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रो नहीं होगी। अब धीरे धीरे 2 या 3 या 4 दिन बाद जैसे क्या होता है, टेम्परेचर अप होता है, तो जो नमी, जो मॉइस्चर कहां थी, सिलिका जेल की सरफेस पे अवेलेबल थी, वैसे वो क्या होती है, वापस सराउंडिंग में क्या होती है, रिमूव हो जाती है। बट ये सिलिका जेल नहीं होता, तो वो नमी क्या होती है, पूरे कंटेनर को या पूरे फूड आइटम को या लेदर या जो प्लास्टिक आइटम उसको क्या करते हैं, स्पॉइल कर सकते हो, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो ह्यूमिडिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है डीकलराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस, डीकलराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस को डीकलराइज किया जाता है, यानी कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर अवेलेबल कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को वहां से रिमूव करेगा, वो सॉल्यूशन को डीकलर हो जाता है। क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो किसी न किसी पिगमेंट या किसी न किसी सब्सटेंस की वजह से होता है। उस सब्सटेंस को यदि अपन सॉल्यूशन से बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो डीकलर हो जाएगा। इसका भी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हमारे पास है, जैसे सिलिका जेल का एग्जांपल दिया, वैसे हमारे पास इसमें एग्जांपल होता है एक्टिवेटेड चारकोल का। एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल या एनिमल चारकोल, चारकोल सिंपल कोयल, ठीक है। चारकोल का यूज क्या होता है, इसका एग्जांपल हम क्या करते हैं, जो कंसंट्रेटेड शुगर सिरप होता है, कंसंट्रेटेड शुगर सिरप, गन्ने के रस से हमें चीनी बनाते हैं, तो गन्ने के रस का आपने कलर देखा होगा, कैसा होता है, गन्ने के रस का कलर उस डेंस
ग्रे कलर या जैसे ग्रीनिश कलर का होता है, मटमैले रंग का सा वो होता है ग्रीनिश कलर का गन्ने का रस, लेकिन उसके क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो शुगर बनता है, जो चीनी बनती है, वो चीनी क्या होती है, प्योरली व्हाइट, आपने देखा होगा। तो उसके अंदर जो गन्ने के रस का जो कलर था, वो कलर कहां चला गया? तो गन्ने के रस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल, गन्ने के रस के कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट्स है, उन पिगमेंट्स को हमें वहां से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। और वो रिमूव करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, पूरा जो सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड शुगर सिरप, जो गन्ने का रस होता है, उस गन्ने के रस में से हम क्या डालते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल डाल देते हैं। वो चारकोल क्या करता है, अपनी सर्फ, ये गन्ने का रस था, उसके अंदर जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर थे, उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया। और वो चारकोल वहां से क्या करता है, उन पिगमेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, नॉट अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब करेगा, और वो एक्टिवेटेड चारकोल ऐसा कैसा बाहर आ जाता है। तो वो क्या होता है, एकदम व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उसका कलर को वहां से रिमूव कर देते हैं। ये डीकलराइजेशन हो गया, कंट्रोल द ह्यूमिडिटी हो गया। यूज टू मेकिंग गैस मास्क, गैस मास्क बनाने में इसका यूज किया जाता है। गैस मास्क क्या चीज है? माइंस में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, कोल माइंस हो या अदर कोई मिनरल माइंस हो, उन माइंस में जब वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो अचानक क्या होता है, एक आपको पता है कि माइंस के अंदर वैसे ही ऑक्सीजन का फ्लो या ऑक्सीजन की डेंसिटी वैसे ही कम होती है, प्योर एयर वहां पे कम अवेलेबल होगी, माइंस जो काफी गहराई में होती हैं। उन माइंस में जब वर्कर काम करे तो हो सकता है कि कई बार क्या होती है, उन माइंस में से क्या होती है, हार्मफुल गैसेज रिलीज हो जाती हैं, चांसेस हैं, चाहे वो कोल माइंस हो या अदर कोई मिनरल माइंस हो। उन हार्मफुल गैसेज का इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जो हार्मफुल गैसेज है तो डायरेक्ट क्या होती है, उनके ब्लड को, जैसे सिंपल अपन मैं एग्जांपल दूं कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिलीज होगी, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर सकती है, उनके हीमोग्लोबिन को ट्रैप कर सकती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना सकती है, और सफोकेशन से, दम घुटने से उन वर्कर्स की क्या होती है, डेथ हो जाती है। इस कैजुअलिटी से बचने के लिए, इस दुर्घटना से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो गैस मास्क, यानी जो कोल माइंस के जो वर्कर हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक मास्क यूज करते हैं। उस मास्क के ऊपर जो कोटिंग होती है, वो कोटिंग किसकी होती है, वो कोटिंग अगेन वही होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। मास्क है सिंपल मटेरियल, लेकिन उसके ऊपर कोटिंग किसकी है, एक्टिवेटेड चारकोल की कोटिंग है। जैसे ही हार्मफुल गैसेज रिलीज होंगी, टेम्परेरी गैसेज की कैटेगरी में आती हैं वो गैसेज, तो वो टेम्परेरी गैसेज चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, अमोनिया हो या अदर कोई हार्मफुल गैसेज हो, H2S जैसी गैसेज हो, वो क्या होती हैं, उस गैस मास्क जिसके ऊपर जो कोटेड है, किससे, जो कोटेड है एक्टिवेटेड चारकोल से, वो टेम्परेरी गैसेज अमोनिया या अदर जो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो अदर हार्मफुल गैसेज क्या होती हैं, उसी गैस मास्क की कोटिंग पे रह जाएंगी। कोटिंग किसकी थी, एक्टिवेटेड चारकोल की। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है वो कैसी गैस है, परमानेंट गैस है, वो गैस क्या होती है, एक्टिवेटेड चारकोल पे एब्जॉर्ब होती नहीं, तो वो क्या होती है, इनहेल, वो अंदर चली जाते हैं। तो रेस्पिरेशन में उनको कोई प्रॉब्लम आए नहीं, क्योंकि जो एक्टिवेटेड चारकोल वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये डिपेंडेंस में मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका कि गैसेज बाय नेचर क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये कैसी गैस है, एक परमानेंट गैस है ऑक्सीजन, वो एब्जॉर्ब होगी नहीं, तो रेस्पिरेशन तो उसका, ब्रीथिंग उसका सिंपली चल रहा होता है, किसका, वर्कर का। लेकिन जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, जो उसकी बॉडी सेल्स को डैमेज कर सकती थी, वो गैसेज क्या होती हैं, एक्टिवेटेड चारकोल पे क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ऐसे 3-4 इसके फंक्शन है, तीनों पे क्वेश्चन आया हुआ है। राइट द नेम ऑफ सब्सटेंस यूज इन कंट्रोल, राइट द नेम ऑफ सब्सटेंस, डीकलराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, या राइट द नेम ऑफ सब्सटेंस यूज इन गैस मास्क। और ऐसे हमारे पास एक होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हालांकि हमें आगे डिस्कस करना है कैटालिसिस में, बट हेट्रोजीनियस कैटालिसिस या सिंपल जो पूरी की पूरी जो कैटालिसिस वाली हेडिंग है, वो अभी सीबीएसई ने रिमूव कर दी है, जो 30% सिलेबस मिनिमाइज हुआ है एनसीईआरटी की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में हम क्या डिस्कस करेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एक्चुअल में क्या होता है वो आप डेफिनेशन दे सकते हो। तो गैसियस रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, प्रोडक्ट में बनते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो कैटालिसिस तो आपको ध्यान होगा, द रिएक्शंस कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट नोन एज कैटालिसिस रिएक्शन। और जहां पे कैटालिस्ट और रिएक्टेंट पार्टिकल्स की, कैटालिस्ट और रिएक्टेंट पार्टिकल्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है, डिफरेंट होती है। कैटालिस्ट और रिएक्टेंट पार्टिकल की फिजिकल स्टेट जहां डिफरेंट होती है वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है। और होमोजीनियस में क्या होता है, दोनों की फिजिकल स्टेट सेम थी। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस भी क्या होता है, एडजॉर्प्शन पे बेस्ड है, क्योंकि जो गैसियस रिएक्टेंट होते हैं वह पहले सॉलिड कैटालिस्ट की सरफेस पे क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। गैसियस रिएक्टेंट सॉलिड कैटालिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं स्टूडेंट्स। ये सेकंड पॉइंट हो गया अपना। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बाद एक हमारे पास आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी इसका एक एप्लीकेशन है एडजॉर्प्शन का।
और क्रोमेटोग्राफी एक मेटलर्जी से रिलेटेड हेडिंग है जो अपन चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे। मेटलर्जी से रिलेटेड क्रोमेटोग्राफी है जो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए यूज की जाती है। मेटल्स का प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता है वो क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, जैसे हमारे सिलेबस में एग्जांपल दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एज ए एडजॉर्बेंट यूज करेंगे अपन, ये एज ए एडजॉर्बेंट होगा। और जो मिक्सर जिसमें डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं, इंप्योर मेटल था, उस इंप्योर मेटल को हम क्या करते हैं, इस एक कॉलम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो एडजॉर्बेंट था, उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एडजॉर्बेंट के कॉलम में से उस इंप्योर मेटल को हम क्या करेंगे, पास करेंगे। और जैसे ही अपन इसमें से इंप्योर मिक्सर को पास करेंगे, इस इंप्योर मेटल के जो कंटेंट्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल पे क्या होते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कंटेंट ए पहले एडजॉर्ब हो गया, कंटेंट बी बाद में एडजॉर्ब होगा, और सबसे लास्ट में सी। जितने भी कंटेंट्स होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल पे क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी भी क्या है, एडजॉर्प्शन थ्योरी पे बेस्ड है बेटा। ठीक है, ऐसे 4-5 एग्जांपल हैं, सबसे ज्यादा इन 3 पे क्वेश्चन पूछा गया है एप्लीकेशंस में, ये आप लोग कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस के बाद नेक्स्ट हेडिंग है कैटालिसिस। मैंने अभी आपको बताया कि जो कैटालिसिस वाला जो पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था, टाइप्स थे, डेफिनेशन थे, लेकिन वो पॉइंट अभी एनसीईआरटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिनिमाइज किया गया है, तो मैं कैटालिसिस को आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं आप लोगों के साथ, कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन या सिंपली इसको कोलोइड भी बोलते हैं अपन। एक्चुअल में कोलोइड्स क्या होते हैं, कोलोइड्स को डिस्कस करने से पहले एक सिंपल सा वर्ड मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। एक वर्ड हमने सुना है ट्रू सॉल्यूशन, जिसके लिए हम सिंपली वर्ड यूज सॉल्यूशन ही करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है वो ट्रू सॉल्यूशन था, उसकी जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थे या उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट थे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हेनरी राउल्स वगैरह। ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स की साइज होती है वो साइज क्या थी, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से कम की साइज वाले जो पार्टिकल्स थे, दे कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। जिन पार्टिकल्स को अपन माइक्रोस्कोप से हेल्प से नहीं देख पाते हैं, नेक्ड आइज तो बहुत दूर की बात है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन था। बाय नेचर जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट्स थे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, 2 कंपोनेंट से बना था, वो कैसा मिक्सर था बेटा, सोल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सर था। ये ट्रू सॉल्यूशन हमने पढ़ा है। एक पॉइंट होता है इसमें बेटा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, मोर देन 1000 नैनोमीटर, जिसमें पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, बड़ी होती है। एंड द पार्टिकल्स आर इजीली सीन बाय नेक्ड आईज। इसमें पार्टिकल्स की साइज इतनी बड़ी होती है कि उनको अपन नेक्ड आई से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बाय नेचर ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टेबल, और स्टेबल भी बहुत अच्छे से स्टेबल होते हैं। इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर बना होता है वो काफी लंबे समय तक क्या होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सेपरेट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। बट ये जो पार्टिकल सस्पेंशन जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जब तक कंपोनेंट्स को अपन सेकिंग करते रहते हैं, ये लग रहा है कि वो मिक्स्ड हैं एक दूसरे से, लेकिन जैसे उसको स्टेशनरी फेज में छोड़ेंगे हम, कंपोनेंट्स सेकिंग किया तब तक क्या लग रहे हैं कि वो एक दूसरे से मिक्स्ड है, लेकिन जैसे उसको हम क्या करेंगे, स्टेशनरी फेज में रखेंगे, स्टेशनरी फेज में रखते क्या होते हैं, दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर, और वो डिफरेंट लेयर्स बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब जो कोलोइड है, क्योंकि यहां मैंने साइज की बात करूं 1 नैनोमीटर से डायरेक्ट चला गया मैं मोर देन 1000 नैनोमीटर, तो बीच का एक पॉइंट और बच गया हमारे पास। वो जो बीच का पॉइंट बचा है वही क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। तो कोलोइडल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स की जो साइज है, वो पार्टिकल्स की साइज कैसी होगी, दैट इज लाइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल्स की साइज 1 to 1000 नैनोमीटर, या मीटर में अपन बात करें तो 10 to power -9 to 10 to power -6 मीटर में पार्टिकल्स की रेंज होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बट कैन नॉट बी सीन नेक्ड आईज, बट उनको नेक्ड आईज से हम नहीं देख पाते हैं।
बाय नेचर ये क्या था, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, और बाय नेचर ये जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। ये बाय नेचर कैसा है, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है स्टूडेंट्स। और ये क्या होते हैं, स्टेबल हैं, ये क्वाइट स्टेबल बहुत अच्छे, और ये भी क्या है, स्टेबल ही कंसीडर किए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कोलोइडल सॉल्यूशन इज द इंटरमीडिएट फेज या इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की जो स्टेट है वो क्या है स्टूडेंट्स, कोलोइडल पार्टिकल्स होती हैं। तो कोलोइड को आप प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन करोगे, कोलोइड को प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन करोगे, कोलोइड इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लाइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो 1 to 1000 नैनोमीटर होती है। वो कंडीशन या वो फेज क्या कहलाती है, कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाती है। ये कोलोइड की डेफिनेशन, क्या समझे आप, इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। साइज ऑफ पार्टिकल समझ गए, नेक डाइस समझ गए, क्लियर है, ठीक है। अब एक पॉइंट और है इसमें, इंट्रो ही मान सकते हो इसको आप। ट्रू सॉल्यूशन में मैंने कहा था कि जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के लिए हमने वर्ड यूज किया था सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन बोला था हमने, ये हमने पढ़ा था। और सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, सॉल्वेंट दैट प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। जो लेस अमाउंट में होता है या मोर अमाउंट में होता है वो हमारे पास क्या था, सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करने का तरीका था। सिमिलरली कोलोइड के लिए भी क्या होते हैं बेटा, दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज एंड अनदर इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। फेज एंड मीडियम दो स्टेट्स होती हैं इसके लिए। अब फेज कौन सा होगा, जस्ट लाइक सोलवेंट, जस्ट फेज कौन सा होगा, जस्ट लाइक सोल्यूट दैट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में अवेलेबल है वो डिस्पर्स्ड फेज, या जिनकी साइज क्या होती है, कोलोइडल रेंज के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल रेंज क्या थी 1 to 1000 नैनोमीटर। कोलोइडल रेंज के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। और जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर वो डिस्पर्स्ड रहते हैं वो क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। मींस एज ए सॉल्वेंट जो क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, उसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है। इंट्रो में ये पूरी बात जो कंपैरिजन बताया, इस कंपैरिजन के बाद आप ओवरऑल जो कंक्लूजन निकाल रहे हो कोलोइड के लिए, वो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, इट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, देयर साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर एंड दैट कंटेन टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज that present in less amount and their size of particles is lies between 1 to या colloidal range या 1 to 1000 nanometer and dispersion medium the present in excess amount या just behave as the solvent of true solution। ये इंट्रो हो गया इसका। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, जैसे हमने सॉल्यूशन को पढ़ा था तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बाद हमने सबसे पहले सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन पढ़े थे, वैसे ही कोलोइड की डेफिनेशन के बाद हम डिफरेंट बेसिस पे कोलोइड का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स।